हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। अभी तक हमने क्लास 9 का चैप्टर 8 जो कि है मोशन वो कंप्लीट कर लिया है। 8 में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि मोशन आखिर होता कैसे। आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मोशन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हो कैसे रही है। सोचो सोचो, क्या हर मोशन होने के पीछे कोई कारण होता है? अगर हाँ, तो वो कारण क्या है, कैसा है? किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते हैं। हम अक्सर इस एफर्ट को मस्कुलर एफर्ट बोल देते हैं और बोलते हैं कि हमें ऑब्जेक्ट को पुश या हिट या पुल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट में चेंज लाने के लिए। फोर्स का कॉन्सेप्ट इसी पुश, पुल या हिट पर बेस्ड है। अब हम देखते हैं कि फोर्स आखिर है क्या। पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग, ये तो फोर्स के इफेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के तरीके। हम फोर्स लगाकर किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं यानी खींच सकते हैं, पुश कर सकते हैं या हिट कर सकते हैं। तो फोर्स क्या है? हम आखिर फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स को हम देख तो सकते नहीं, ना ही सेंस कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं। तो फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल कॉज है जिससे ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट में चेंज हो सकता है। कैसे? जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग करते टाइम हम ट्रॉली उठाते हैं, ट्रॉली लेते हैं, तो ट्रॉली रेस्ट में थी और हमने उसको मूव किया तो वो मोशन में आ गई, ट्रॉली की मोशन की स्टेट में चेंज हुआ। ऐसे ही जैसे बॉल रेस्ट में है और हम किक लगा के उसको मोशन में ले आते हैं। और क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कैसे चेंज कर सकते हैं? जैसे कार कोई पर्टिकुलर स्पीड पर चल रही है, हम एक्सीलरेटर देकर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, मतलब हम फोर्स लगाकर उसकी स्पीड चेंज कर देते हैं, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही अगर बॉल स्लो मूव कर रही है तो हम उस पर एक तेज किक लगाकर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे एक बॉल अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और हम आए और इसको यहां से किक लगा दें तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, तो क्या होगा? मोशन के डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट का साइज या शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्प्रिंग में फोर्स लगाकर हमने स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया, बड़ा कर दिया। ऐसे ही एक रबड़ बॉल, उसमें अगर हम दोनों साइड से फोर्स लगाएं तो वो एक ऑब्लिक्यू शेप ले लेगी। अब हमने देख लिया कि फोर्स होता क्या है। अब आप मुझे बताओ कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन देख के, डायरेक्शन है कि नहीं है। जब हम ट्रॉली को पुश करते हैं तो ट्रॉली उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है जिस डायरेक्शन में हमने उसे पुश किया। अगर हम उसको किसी और डायरेक्शन में पुश करने लगेंगे तो वो उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। मतलब डायरेक्शन तो है, मतलब फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। आज हम टाइप्स ऑफ फोर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। उन पर बात करने से पहले एक टर्म समझना जरूरी है, जो कि है नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है? टोटल फोर्स जो कोई ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम नेट फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट पर, यहाँ से कोई पुश कर रहा है इसको और 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। न्यूटन जो है फोर्स की एसआई यूनिट है, ये हम आगे देखेंगे कि न्यूटन क्या होता है। यहाँ से किसी ने पुश किया और 15 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहाँ से कोई दूसरा बंदा पुश कर रहा है और वो इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है।
तो ऑब्जेक्ट किस साइड मूव करेगा, इस पे ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स क्या ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है, कैसे निकालेंगे। देखिए फोर्स क्या है, आपको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो राइट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा है उसको अपन लेंगे नेगेटिव। अब अपन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, 15 न्यूटन राइट हैंड साइड लग रहा है, तो 15 माइनस 10 न्यूटन लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, इसलिए -10। तो ये कितना हो गया, 5 न्यूटन। किस साइड, राइट हैंड साइड। और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और एक और कुछ फोर्स लग रहा है जो कि है 20 न्यूटन का, और यहाँ से फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। तो इधर नेट फोर्स कितना होगा, 30, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव ही लेंगे, +20, ये भी राइट हैंड साइड है इसलिए पॉजिटिव लिया, और 40 लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको अपन नेगेटिव ले लेंगे, न्यूटन। 30 + 20 50, 50 - 40 10। तो कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 10 न्यूटन। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ से 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इस कंडीशन में नेट फोर्स कितना होगा, 5 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, 10 भी राइट हैंड डायरेक्शन में है इसको भी पॉजिटिव लेंगे, 20 राइट हैंड डायरेक्शन में है इसको भी पॉजिटिव लेंगे, और 35 कितना है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव लेंगे, -35। कितना हो गया, 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 - 35 0 न्यूटन। तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा। जब टोटल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स 0 न्यूटन होता है, मतलब 0 होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है वो 0 है, और अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो वो क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। अब अगर बैलेंस्ड फोर्स बॉडी पे लग रहा है, मतलब ये कोई बॉडी है, इस पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, मान लीजिए यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये क्या मूव करेगी, ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर ये पहले से इसमें कोई वेलोसिटी है, अगर पहले से ये किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, ये किसी बस के अंदर रखी है, अपन ये अज्यूम कर सकते हैं, या पे पहले से इसमें कोई वेलोसिटी है और उसके बाद इसमें कोई बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसी वेलोसिटी से मूव करने लगेगी। क्यों, क्योंकि फोर्स का तो इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, नेट फोर्स तो 0 है। अब आप मुझे बताओ, जब हम कोई बॉल मूव कर रही है, हमने बॉल पे किया और बॉल मूव कर रही है, कुछ देर बाद बॉल अपने आप रेस्ट में कैसे आ जाती है, उसको तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए, क्योंकि उस पर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, हमने तो एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिया, अब तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए, तो वो रेस्ट पे क्यों आ जाती है, उस पर फोर्स नहीं लग रहा ऐसा नहीं है, उस पर क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतनी जल्दी बॉल रुकेगी,
क्यों? जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा। अब अगर सरफेस को अपन बिल्कुल स्मूथ कर दें, ऐसा कि फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो हो जाए, और फिर अगर बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो हमेशा उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। तो अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस्ड हैं, मतलब नेट फोर्स अगर ज़ीरो आ रहा है तो ऑब्जेक्ट उसी स्पीड से इनफाइनाइटली मूव करता रहेगा। आई थिंक ये बात अब आपको क्लियर होगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा? तो क्या हो सकता है, या तो उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है या डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। स्पीड में चेंज कैसे आएगा? जैसे आप साइकिल चला रहे हो तो आप जब टायर घुमाते हो, जब पैडलिंग करते हो तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। और मोशन में चेंज अपन कैसे समझ सकते हैं? अपन साइकिल का डायरेक्शन भी बदलते हैं फोर्स लगाकर। और दूसरा अपन समझ सकते हैं कि ये एक बॉल है, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। ये एक बॉल है और ये इस साइड मूव कर रही है, और हम आए और अगर इसको इस साइड से किक मारें तो ये इस साइड मूव करने लगेगी। इस साइड से किक मारा मतलब हमने इस साइड से इसमें कोई फोर्स लगाया, और इस फोर्स के कारण उसके डायरेक्शन में चेंज हो गया। तो अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है कि या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आएगा या डायरेक्शन में चेंज आएगा। और फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हैं तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, और ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा उसी स्पीड के साथ। हम जब साइकिल में पेडलिंग करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, पर जब हम पैडलिंग करके छोड़ देते हैं तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों होती है? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। और अगर फ्रिक्शनल फोर्स भी ना हो तो क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट को पैडल किया तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, पर जैसे ही हमने उसको पैडल करना छोड़ा वो उसी स्पीड के साथ मूव करने लगेगी इनफाइनाइटली, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो चेंज इन स्पीड कब तक होती है? जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स हमने रिमूव किया तो ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा जो उसने तब तक एक्वायर कर ली है। अब हम नेट फोर्स पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, और कुछ फोर्सेस दिए हैं और कुछ फोर्स निकालने को दिया है, मतलब जैसे ये कार्टून है, इसमें कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ से समथिंग 20 न्यूटन, इधर समथिंग एक्स एंड 15 न्यूटन्स। और आपसे बोला है कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लग रहे हैं वो बैलेंस है, तो आप एक्स की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे? अब आपको पता है बैलेंस फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। तो नेट फोर्स अपन निकाल लेते हैं। एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट हैंड डायरेक्शन में, मतलब उसको क्या लेंगे अपन? पॉजिटिव। ऐसे ही 15 और 20 अपन लेंगे नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है। तो 15 माइनस 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं ऊपर लिख रही हूँ, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5 न्यूटन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। अगर आपको दिया है कुछ भी कोई डाटा, जैसे कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, और
x एंड दिस इज 17 न्यूटन। और आपको दिया हुआ है कि नेट फोर्स जो ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो मान लीजिए 15 न्यूटन। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब नेट फोर्स आपको पता है 15 न्यूटन। नेट फोर्स क्या होगा? x राइट हैंड डायरेक्शन में है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, x प्लस 17 माइनस 40 इक्वल्स टू नेट फोर्स कितना है? 15 न्यूटन। 17 माइनस 40 माइनस 23, x माइनस 23 इज इक्वल्स टू 15। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 38। तो x इक्वल्स टू 38 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। किया मोमेंटम और तीनों लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, फिर हम इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कंबाइंड एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया से ही रिलेटेड है, इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनलेस उस पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप कार ड्राइव कर रहे हैं और आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? आप फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी बॉडी भी कार के साथ मोशन में है, और जब आपने कार में ब्रेक लगाया तो आपकी जो कार है वो तो रेस्ट में आ गई, पर आपकी बॉडी उसकी इनर्शिया के कारण वो जो मोशन में थी वो मोशन में ही रहना चाहती है, इस कारण वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम स्ट्राइकर से स्पीड से पाइल में रखी गोटियों पर निशाना लगाएं तो क्या होता है? पाइल की नीचे वाली जो गोटी है वो तो बाहर आ जाती है, पर बाकी की गोटियां एज इट इज नीचे आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? गोटियों के इनर्शिया के कारण। जो कैरम की गोटियां हैं, जो कैरम के कॉइन हैं, उनके इनर्शिया के कारण। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। जब हम कार्ड को तेजी से फ्लिक करेंगे तो क्या होगा? कॉइन के इनर्शिया के कारण कॉइन जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इस कारण कार्ड तो निकल जाएगा पर जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर डिप हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जिस प्रकार हमने ये वाला एग्जाम्पल देखा था जहाँ पे कार बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ऐसे ही हम बस में खड़े हुए हैं और बस रेस्ट में है और एकदम से बस मोशन में आए तो क्या होगा? क्योंकि हम बस में खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं तो हम बस के साथ साथ हमारी जो फीट है, हमारे जो पाँव हैं, वो बस के सरफेस से जुड़े हुए हैं। तो जब बस मोशन में आई तो बस के साथ साथ हमारी फीट भी मोशन में आ गई, पर हमारी जो बाकी की बॉडी है उसके इनर्शिया के कारण वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इस कारण वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ये सभी एग्जाम्पल्स आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको क्वेश्चन भी करूँगी जिनका आप आंसर कमेंट में दीजिएगा। हमने ये तो देख लिया कि इनर्शिया क्या है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, अगर रेस्ट में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो। पर हम फोर्स लगा के मोशन की स्टेट को चेंज कर सकते हैं ना, हाँ कि ना, है ना?
अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो हमें उसे मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वही मास कम होगा तो हमें उस मूव करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। बात समझ आई कि नहीं? एक एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सेम साइज की बॉल और स्टोन को किक करने की कोशिश करो, मतलब किक करो तो क्या होगा? बॉल तो आसानी से किक हो जाएगी, पर जब स्टोन को किक करने जाओगे तो हो सकता है आपके पैर में ही लग जाए। स्टोन बॉल के जितना आसानी से मूव नहीं करेगा, तो स्टोन ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है मोशन की स्टेट में चेंज को। तो क्या मतलब स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p। इसकी SI यूनिट क्या होगी? मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की SI यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? मोमेंटम में वेलोसिटी आ रही है और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन है वेलोसिटी के पास, तो क्या मोमेंटम के पास भी डायरेक्शन है? तो मोमेंटम क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, इस क्वांटिटी की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? कोई ऑब्जेक्ट कितना इम्पैक्ट प्रोड्यूस करेगा ये हमें मोमेंटम के थ्रू पता चलता है। कैसे? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। कोई भारी ट्रक अगर रोड पर खड़ा है तो उससे कोई एक्सीडेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वहीं अगर ट्रक मोशन में है, कोई अचानक ट्रक के सामने आ जाए तो एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। जब फर्स्ट वाला केस है उसमें ट्रक की वेलोसिटी जो है वो जीरो है। जब ट्रक की वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम भी जीरो है, तो उससे कोई इम्पैक्ट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। और सेकंड वाला जो केस है, अब ट्रक में मास तो है और वेलोसिटी भी है, मतलब उससे इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मोमेंटम होगा उससे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप टेनिस खेल रहे हो और आपको टेनिस की बॉल लग जाए, तो आपको उतनी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। वहीं क्रिकेट की बॉल खेलते समय लग जाए तो लग सकती है। मान लीजिए इन दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है पर अंतर किस चीज का है? मास का। क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा होता है कंपेयर टू टेनिस की बॉल, तो क्रिकेट की बॉल से जो मोमेंटम जनरेट होगा वो भी ज्यादा होगा, तो इम्पैक्ट क्रिएट भी ज्यादा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक छोटी सी बुलेट जब गन से फायर की जाए तो किसी को किल तक कर सकती है। ऐसा क्यों? बुलेट का मास तो बहुत कम है पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण उसका मोमेंटम जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक कार है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, उसकी बैटरी में कुछ दिक्कत आ गई है, तो उसको कुछ स्पीड चाहिए उसके इंजन को चालू करने के लिए। अब अगर उसमें से पीछे से धक्का लगाया जाए और छोड़ दिया जाए तो क्या वो चालू होगी? नहीं होगी। पर अगर धक्का कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक लगाया जाए तो क्या कार चालू हो जाएगी? कार चालू हो सकती है अगर धक्का अपन कंटिन्यूअसली कुछ टाइम तक लगाएं। तो कार के मोमेंटम में चेंज जो हुआ वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिटरमाइन नहीं होगा,
क्यों? जैसे फोर्स तो पहले भी लगा, अपन ने लगाया और छोड़ दिया, पर इस बार थोड़े लंबे समय तक लगाया तो कार चालू हो गई। तो मोमेंटम में जो चेंज है वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड से नहीं डिटरमाइन होगा, बल्कि टाइम भी डिटरमाइन करेगा। जितने टाइम के लिए अपन ने फोर्स लगाया उस पर भी डिपेंड करेगा। अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसी पर बेस्ड है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का इज प्रोपोर्शनल टू जितना उसमें फोर्स लगाया गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। ठीक है, तो फोर्स काय के प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, तो फोर्स क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d बाय dt, ये मास वेलोसिटी। अब क्या होगा? मास तो कांस्टेंट है, तो मास को बाहर ले सकते हैं, तो मास को अपन बाहर ले लेते हैं। तो ये हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv बाई dt। dv बाई dt क्या हो जाएगा? एक्सिलरेशन, तो इसकी जगह पर ना एक्सिलरेशन लिख लेते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो गया? फोर्स इज इक्वल्स टू KMA। एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू 1 आती है, के इज इक्वल्स टू 1, तो F इज इक्वल्स टू MA। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt और F इज इक्वल्स टू MA। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की SI यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन बोलते हैं। फोर्स की SI यूनिट क्या है? न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन क्या होता है, तो आप कैसे बताओगे? फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और न्यूटन क्या है? फोर्स की ही SI यूनिट है। तो 1 न्यूटन क्या होगा? जब एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, किसका? ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसका मास 1 किलोग्राम है, तो फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, किसमें? अगर ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ओके, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। जब
आपने किसी प्लेयर को कैच करते हुए देखा होगा, डायरेक्ट कैच नहीं करते, हाथ पीछे ले जाते हुए कैच करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, डायरेक्ट कैच करेंगे तो उसमें टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगा, डायरेक्ट कैच किया तो उसमें टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो लग सकती है। और ऐसे हाथ पीछे ले जाते हुए कैच किया तो क्या हो गया, टाइम बढ़ गया। जब टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, तो फोर्स कम हो गया तो हाथ में लगने के चांसेस कम हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एथलीट जंप आपने देखी होंगी टीवीज पर, एथलीट जंप के इवेंट होते हैं, तो क्या होता है, नीचे एक कुशन बेड लगा होता है या फिर सैंड होती है नीचे। तो ऐसा क्यों होता है, ये कुशन बेड क्यों लगाते हैं या फिर नीचे सैंड क्यों होती है? इससे क्या होता है, नीचे कुशन बेड लगाने से या नीचे सैंड के होने से जो एथलीट गिरता है उस चीज का टाइम ज़्यादा हो जाता है, उसकी सरफेस से टच होने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो एथलीट को चोट लगने के चांस कम हो जाएंगे, है ना। हाँ, अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन देख लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, हमने अभी देखा, F इज इक्वल्स टू ma। अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पहले स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर मैं आपको उसको अच्छे से समझाती हूँ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन क्या है और ये इक्वल और अपोजिट कैसे हैं, देखते हैं, थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन एक्चुअली फोर्सेस ही हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं आपको एक दूसरे तरीके से समझाती हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है। जैसे ही फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतना ही फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स को हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया था उसको हम बोलेंगे एक्शन फोर्स। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इनका इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया वो सेकंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट ने जो फोर्स लगाया वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं इसको भी। जैसे फुट फुटबॉल खेलते समय या कोई से भी गेम खेलते समय दो लोग टकरा जाते हैं तो क्या होता है, दोनों को लगती है, ऐसा नहीं होता किसी एक को लग जाती है। क्यों? फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड पर फोर्स लगाया, जैसे ही फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर पर फोर्स लगाया, सेकंड प्लेयर भी फर्स्ट प्लेयर पर उतना ही फोर्स लगाएगा। क्यों? थर्ड लॉ के कारण, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड प्लेयर पे फोर्स लगाया और सेकंड ने फर्स्ट पे, दो अलग अलग लोग, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या, सेम, डायरेक्शन अपोजिट।
फर्स्ट प्लेयर ने सेकंड पे फोर्स लगाया, सेकंड ने फर्स्ट पे फोर्स लगाया, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम चलते हैं तो क्या होता है, बताओ। जब हम चलते हैं हम कैसे चलते हैं? मस्कुलर फोर्स के सहारे चलते हैं क्या? नहीं। कैसे चलते हैं? हम चलते हैं, हम जमीन पर सरफेस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। जब हम सरफेस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, जब हम सरफेस पर बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं तो सरफेस हम पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाता है, जिस कारण हम चल पाते हैं। ध्यान से देखना, समझ में आ रहा है? हम जमीन पर नीचे साइड फोर्स लगा रहे हैं, जिस कारण जमीन हम पर ऊपर साइड फोर्स लगा रही है, जिससे हम चल पा रहे हैं। एक बार ये वीडियो फिर से देखो। हमने जमीन पर नीचे की साइड फोर्स लगाया तो क्या हुआ, जमीन ने हम पर ऊपर की साइड फोर्स लगाया, जिससे हम चल पाए। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये एक एग्जांपल और देख लीजिए, फिर मैं जो बोल रही थी आपको वो बताती हूँ। ये बोट पे से उतरते समय का है, तो हम क्या करते हैं, बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिससे हम पे आगे की तरफ फोर्स लगता है। अब ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हैं, ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, पर क्या इनसे जो इम्पैक्ट जनरेट होगा वो भी सेम होगा? बताओ बताओ। जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट का मास भी अलग अलग हो सकता है। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है तो उनसे जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो भी अलग अलग होगा ना। सेम फोर्स के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट जो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वो भी अलग अलग होगा ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और इम्पैक्ट मैंने आपको क्या बताया था? मास इनटू वेलोसिटी। इम्पैक्ट मोमेंटम से देखते हैं ना। तो देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जब हम बुलेट से गन फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगता है, पर बुलेट का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा रहती है। जितना फोर्स बुलेट पे लगा आगे की तरफ, उतना ही फोर्स गन पे लगेगा पीछे की तरफ। पर गन का क्योंकि मास ज्यादा है तो उसी फोर्स से कम वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, तो कम इम्पैक्ट प्रोड्यूस होगा। फोर्स तो सेम ही है ना। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी कम ही हो पाएगी, वेलोसिटी कम हो पाएगी तो इम्पैक्ट कम जनरेट होगा, है ना। इसलिए बुलेट तो बहुत स्पीड से बहुत आगे तक चल जाती है, और पीछे साइड जो फोर्स लगता है वो थोड़ा सा ही लगता है ना। अब मैंने आपसे बोला था आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताओ, रॉकेट के मोशन का जो प्रिंसिपल है, रॉकेट के मूवमेंट का जो प्रिंसिपल है वो किस लॉ पर बेस्ड है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके, अब आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।